We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल, lie detector test। और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी महायुद्ध की उस आशंका के बारे में जिसकी आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर इस तरह का अटैक किया है जिसकी वजह से नाटो का एक देश खौफ में आ गया है। नाटो के उस देश में अमेरिका का बेस भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अलास्का की मीटिंग से लौटते ही पुतिन इतना अग्रेसिव क्यों हो गए। यूक्रेन पर पुतिन के फाइनल प्रहार का सच। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, पांचवी मिसाइल। इस तरह रूस ने यूक्रेन की तरफ मिसाइलों का मुंह खोल दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद 40 मिसाइलों से हमला किया। रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन दहल गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर अब तक का रूस का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। जिसमें रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात में 574 ड्रोन दागे तो वहीं 40 मिसाइलों से हमला किया। रात के इस हमले में यूक्रेन के अमेरिकी कारखानों को काफी नुकसान हुआ है। मिसाइल और ड्रोन हमले से पूरे इलाके में बारूदी गंध घुल गई। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस के अटैक से यूक्रेन में मौजूद अमेरिका की कंपनी तबाह और बर्बाद हो गई। जिस कंपनी पर रूस ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया वो कंपनी गेम कंसोल, लैपटॉप और कार और दूसरी गाड़ियों के लिए कंट्रोल यूनिट सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। रूस की तरह से ये जो आसमानी हमला किया गया है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ड्रोन हमलों के लिहाज से रूस का ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हमला है। तो वही मिसाइलों के लिहाज से इस साल का 8वां सबसे बड़ा हमला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मालूम है कि यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से और डोनाल्ड ट्रंप से अपनी शर्तों को मनवाने का एक ही तरीका है कि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाए रखो। अगली बातचीत कब हो उसका स्थान और समय अभी तक तय नहीं हुआ है। इसीलिए पुतिन लगातार यूक्रेन के ऊपर और ख़ास तौर से कीव के आसपास तब तक लगातार हमले करते रहेंगे। इन हमलों का दो मकसद है, एक ज़ेलेंस्की पर दबाव डालना, दूसरा यूक्रेन के लोगों के ऊपर दबाव डालना ताकि वह ज़ेलेंस्की से अपील करें कि ज़ेलेंस्की रूस के साथ बातचीत करके इस युद्ध को रुकवाने के लिए तैयार हो जाए। यूक्रेन पर रूस जो भी ड्रोन दाग रहा है वो ईरान ने दिया है। ईरान ने रूस को शाहिद फैमिली के ड्रोन दे रखे हैं जिसमें शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन हैं। इन ड्रोन को रूस ने अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया है। बताया जा रहा है कि शाहिद 136 ड्रोन का रूसी नाम गेरान 2 है।
दावा किया जा रहा है कि रूस लगातार यूक्रेन पर गेरान 2 ड्रोन से हमला कर रहा। रूस ने यूक्रेन पर रात में जो हमले किए उसमें गेरान 1 और गेरान 2 से किया गया। सोचिए, एक तरफ तो बात हो रही है कि रूस और यूक्रेन जंग को खत्म किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर रहे हैं। रूस के हमले से यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि अलास्का में ट्रंप के साथ पुतिन की हुई बैठक के कुछ दिन बाद ही रूस इस तरह से यूक्रेन पर अटैक करेगा, इसकी कल्पना ज़ेलेंस्की ने भी नहीं की थी और ना ही ट्रंप ने ये सोचा था। लेकिन पुतिन ने अपने तेवर से बता दिया कि वो अपनी ही शर्तों पर यूक्रेन के साथ संधि करेंगे। बताया जा रहा है कि अलास्का में हुई मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के बीच भले ही कोई हल ना निकला हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना रुख क्लियर कर दिया था। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई तरह की शर्त रखी थी, जिसमें पहली शर्त थी कि नाटो का विस्तार ना हो, मतलब कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। दूसरी शर्त थी कि अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं सब हटाए जाएं। तीसरी शर्त रही होगी कि यूक्रेन के कब्जाए गए क्षेत्रों को मान्यता। करीब 42 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन के करीब 22% जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस इसे देना नहीं चाहता। साथ ही चौथी शर्त यही रही होगी कि यूक्रेन अपनी सैन्य ताकत पर अंकुश लगाए। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में रह रहे रूसी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की होगी। जाहिर है इन मांगों को बातचीत की टेबल पर ट्रंप फाइनल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें यूरोपीय देशों के साथ साथ यूक्रेन की भी मर्जी चाहिए। रूस ने यूक्रेन के जिन भी इलाकों पर कब्जा किया है, यूक्रेन किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि अलास्का में केवल बातचीत हुई, हल नहीं निकला। अब मास्को पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पुतिन ने अलास्का में ट्रंप को मास्को आने का न्योता दिया था। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Внимание, выстрел! Внимание, выстрел! जाहिर है पुतिन एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मास्को आने का न्योता देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर मिसाइलों का मुंह खोल देते हैं। रूस के अटैक से यूक्रेन दहल रहा है। रूस ने जंग के माहौल में ही अपनी ओरेस्निक मिसाइल का टेस्ट किया था, जब यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरेस्निक मिसाइल दागकर तबाही मचा दी थी। अब अपनी ओरेस्निक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने वाला है, मतलब कि पुतिन के तेवर में कोई कमी नहीं है। भले ही वो अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल सजा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की घेराबंदी करने में भी चूक नहीं रहे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आंकलन है कि रूस जेपोरोजिया में लगभग 15,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। पोक्रोवस्क में लगभग 7,000 और नोवोपल्कोविक में लगभग 5,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। रूस ने जब यूक्रेन पर मिसाइल्स का मुंह खोला तो पोलैंड की परेशानी बढ़ गई। पोलैंड ने लीव पर रात भर हुए हमले के दौरान अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विमान भेजे। जाहिर है पोलैंड को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा था। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है, लिहाजा पोलैंड को अक्सर ये डर सताता है क्योंकि पोलैंड में अमेरिका का बेस भी है। रूस के एक्शन से क्लियर है कि वो अपनी शर्तों पर ही यूक्रेन के साथ जंग खत्म करेंगे, लेकिन जेलेंस्की भी मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा रूस ने यूक्रेन के शहरों पर तबाही मचा दी। रूस एक तरफ तो यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मिसाइलों को एडवांस बना रहा है। जिसका खुलासा पेंटागन की ओर से किया गया था। पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है उसमें न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर चिंताएं शुरू हो गई हैं, बल्कि उन एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है जो अपनी एयर डिफेंस के लिए अमेरिकी पैट्रियट पर निर्भर हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने अपने इस्कंदर-M और उत्तर कोरिया से मिले KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप करते हुए एडवांस बना दिया है और इन मिसाइलों की पैंतरेबाजी को इंटरसेप्ट करने में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस की ये मिसाइलें हवा में कलाबाजी करती हैं, बार बार अपने रास्ते को बदलती हैं, जिससे पैट्रियट के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, रूस ने कभी इस्कंदर-M और उत्तर कोरिया से मिले KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचा रखी है, जबकि उसके जखीरे में तो विनाशकारी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं। रूस के पास ये वो 4 मिसाइलें हैं जो कहीं भी कभी भी तबाही मचा सकती हैं। नंबर 1 RS-28 सर्माट, नंबर 2 एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 टोपोल M मिसाइल, नंबर 4 यार्स मिसाइल। RS-28 सर्मद मिसाइल दुश्मनों को 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है, तो वहीं ये 18,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 10 परमाणु बम ले जा सकती है। एवनगार्ड मिसाइल की स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 6,000 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। टोपोल M मिसाइल, इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर है, जबकि अपने साथ 1 परमाणु बम ले जा सकती है। यार्स मिसाइल की स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नाटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। तभी तो पुतिन के तेवर में कोई कमी नहीं है। वो यूक्रेन जंग के मुद्दे पर बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सबकी नजर मॉस्को पर टिकी है। अगर यहाँ मसले का हल नहीं निकला तो यहाँ से महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।